तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं डोमेस्टिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो कुछ टॉपिक्स होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो हमें जानने ज़रूरी हैं। इसके आगे हमें करना है मेज़रमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, जैसे कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहला टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब होता है? जहाँ तक हमारा कंट्रोल होता है किसी भी हमारा मीन्स किसी भी कंट्री का। जैसे अगर मैं कोई एग्ज़ाम्पल लूँ, इंडिया है, तो इंडिया में कोई डिसीजन अगर नरेंद्र मोदी जी लेते हैं तो वो सिर्फ इंडिया तक के लिए है, ना कि बियॉन्ड पाकिस्तान उसको फॉलो नहीं करेगा। जैसे उन्होंने अगर कुछ भी रूल बनाया डीमोनेटाइजेशन के लिए, उन्होंने अनाउंसमेंट की, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया तक रहेगा, ना कि पाकिस्तान तक। तो जहाँ तक अपना पॉलिटिकल फ्रंटियर होता है किसी भी कंट्री का, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। तो द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी। नेक्स्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी में हम किस किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट विच आर द आइटम्स इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स owned and operated by normal resident between two or more countries। तो अगर मैं जैसे बात करूं कि हमारी कोई शिप है या कोई एयरक्राफ्ट है और वो दूसरी कंट्री में चला गया है, जैसे कि पाकिस्तान, तो उसका लेकिन कंट्रोल जो है वो इंडिया के पास है, इंडिया उसको कंट्रोल कर रहा है। तो इस वजह से वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा, चाहे कि वो हमारी बाउंड्री से बाहर है। फिर भी स्टिल फिशिंग वेसल्स हो गई, ऑयल्स हो गए, नेचुरल गैस हो गया, रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट। तो ये इंटरनेशनल वाटर्स में कोई भी ये सारी चीज़ें जो फिशिंग वेसल्स होती हैं, नेचुरल गैस होते हैं, ये कुछ चीज़ें होती हैं, पानी की चीज़ें होती हैं, आप इसे पानी के व्हीकल्स भी कह सकते हैं। तो उसमें जो ये चीज़ें होती है तो वो कंट्रोल किसके थ्रू की जाए? यहाँ पे मेन चीज़ है कंट्रोल। कंट्रोल जो है वो इंडिया के पास है, तो इस वजह से ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड की जाएगी। अब जैसे अगर बात की जाए, हमारी एम्बेसी पाकिस्तान में है, तो हमारी एम्बेसीज जो पाकिस्तान में लोकेटेड है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडिया। तो इस वजह से हमारी एम्बेसी जो भले से पाकिस्तान में लोकेटेड है, फिर भी हम उसको मानेंगे कि वो हमारी कंट्री में, मतलब उसको हम फिर भी अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड करेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी में हम किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करेंगे? अब जैसे इंडिया में बात की जाए तो दिल्ली के अंदर अगर पाकिस्तान की एम्बेसी है, तो एम्बेसी कंसल्टेंट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री जो अगर यहाँ पे लोकेटेड है इंडिया में, अगर मैं इंडिया का एग्जांपल दूँ, तो उसको हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, WHO, UNO की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और UNO हो गई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनकी कोई भी अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है इंडिया के अंदर, तो वो नहीं मानी जाएगी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, क्योंकि उसका जो कंट्रोल है वो इंडिया के पास नहीं है। इस वजह से नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? नॉर्मल रेजिडेंट वो इंडिविजुअल होता है, वो इंस्टीट्यूशन होता है जो कि रिजाइड है किसी भी कंट्री के अंदर, रह रहा है। उसका इकोनॉमिक ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे मेन चीज़ है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिसका लाए करता है उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट। रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिजाइड इन अ कंट्री, उस कंट्री में वो रह रहा है और उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस कंट्री के साथ है, तो इसको बोलते हैं हम नॉर्मल रेजिडेंट। तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या आते हैं नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर? पहली चीज़, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इम्प्लाई करना चाहिए। रेजिडेंट लिव्स और इज़ लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और वो उस कंट्री में रह रहा है और उसकी टेरिटरी के अंदर रह रहा है। इफ़ रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक अर्निंग, स्पेंडिंग, ये सारी चीज़ें भी उसकी यहीं पर चल रही हैं। अब नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, किन किन को हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कह सकते? फॉरेन टूरिस्ट को नहीं कह सकते, वो यहाँ पे घूमने आया, वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। फॉरेन स्टाफ को हम नहीं कह सकते, कोई एम्बेसी में अगर फॉरेन स्टाफ है, किसी की भी एम्बेसी हो सकती है, अगर उसमें फॉरेन स्टाफ है तो उसको हम नहीं मानेंगे कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है। फिर आ गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, WHO,
यूएनओ, ये सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं मानी चाहिए। एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेम पॉइंट, बॉर्डर वर्कर्स, अगर कोई भूले भटके हमारी सीमा में आ गया है तो वो भी हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। क्रू मेंबर अगर कोई है वेसल्स का, कॉमर्शियल ट्रेवलर्स, सीजनल वर्कर्स, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप, सिटीजनशिप में क्या होता है, ये एक बेसिकली एक लीगल कॉन्सेप्ट है किसी को नागरिकता देने का, और इंडिया में इसके ऊपर काफ़ी जो है इस समय डिस्कशन भी हो रही है, लाइक एनआरसी और ये सब जो चल रहा है, सीएए। तो सिटीजनशिप एक तरीके से किसी को नागरिकता देना जो होता है उसी को बोलते हैं। सिटीजनशिप के बेसिकली एक लीगल कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन्स एंड सम लीगल प्रोविजंस। एक तो ये होता है कि हम नागरिकता बाय बर्थ डिसाइड होती है, और दूसरा होता है कोई कंट्री के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसको फॉलो करते हुए कोई भी नागरिकता ले सकता है या कोई भी सिटीजनशिप ले सकता है। इसका एग्जांपल हो गया, इंडिया में कोई पर्सन अगर बॉर्न हुआ है तो इंडिया का अगर एग्जांपल लिया जाए तो बाय बर्थ ही सिटीजनशिप होती है। या फिर अगर वो बंदा बाहर से आ रहा है, लाइक अदनान सामी जो सिंगर है पाकिस्तानी, उसने जो इंडिया की जो गाइडलाइंस होंगी, जो रूल रेगुलेशन होंगे, उसको फॉलो करते हुए सिटीजनशिप हासिल की है, तो वो भी हमारा सिटीजन बन सकता है और बन गया है। अब रेजिडेंटशिप की बात आती है। रेजिडेंटशिप में क्या होता है, ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, बेस्ड होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर, परफॉर्म बाय अ पर्सन, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करता है और वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, तो उससे ये होता है, इसको बोलते हैं रेजिडेंटशिप। उसके बाद है कोई भी इंडिविजुअल नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ़ ही ऑर्डिनरी reside in the country for a period more than 1 year and economic interest also lies in that country, तो वो रेजिडेंट बन सकता है। तो सिटीजनशिप में और रेजिडेंटशिप में यही फ़र्क है कि सिटीजनशिप में एक तो बर्थ से डिसाइडेड हो जाता है, और रेजिडेंटशिप में जो होता है एक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट से लाया करता है, और वो कहाँ पे रह रहा है उससे ये डिसाइडेड होता है। अब है फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे कैलकुलेशन में नेशनल इनकम के काम आता है। फैक्टर इनकम में जो होता है कि फैक्टर इनकम बेसिस फैक्टर, वर्ड इज़ फैक्टर, इससे ही हम इसका पता लगा सकते हैं क्या होता है। फैक्टर से निकला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि कोई भी इनकम अर्न की गई है, इनकम रिसीव्ड हुई है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, हमने कुछ सर्विसेज दी हैं लैंड लेबर कैपिटल वाली, उसके थ्रू जो हमने इनकम अर्न की है दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर इनकम, लाइक रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एक्सेट्रा। ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है, तो फैक्टर इनकम क्लियर है, उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व होती है, उसी से ही हम अर्न करते हैं, लैंड लेबर कैपिटल की फॉर्म में जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं उसके बेसिस पे ही हम अर्न करते हैं वेजेस, रेंट एक्सेट्रा, लैंड लेबर कैपिटल के थ्रू, तो वो हो गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो मतलब इनकम रिसीव्ड बाय अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, कुछ सर्विसेज देने के बाद जो इनकम अर्न होती है, और वो सर्विसेज क्या होती हैं, लैंड लेबर कैपिटल, तो उससे हमें क्या मिलता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। और ट्रांसफ़र इनकम में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसके अंदर क्या होती है, कोई भी हमने प्रोडक्टिव सर्विसेज वगैरह नहीं दी होती, रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न, जैसे ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी एक्सेट्रा। अब है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स अगर हमें याद करना है तो उसमें सिर्फ एक पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रीसेल पर्पस से नहीं होता, रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर रीसेल। इसको हम दोबारा से बेच नहीं सकते, और इसको या तो हम कंज्यूम करते हैं या इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन इसको दोबारा से हम बेचते नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनल गुड्स। एग्जांपल हो गया जैसे गुड परचेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, जैसे मिल्क खरीदा किसी हाउस होल्ड ने चाय बनाने के लिए, तो ये फाइनल कंजम्पशन है, तो इसको बोलते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल, या तो हम उसको रीसेल के लिए यूज़ करते हैं या तो फिर उसको फर्दर प्रोडक्शन के काम में लाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे अगर किसी डेयरी शॉप वाले ने मिल्क लिया, जो है मिल्क अगर लिया है, उसके लिए जो है मिल्क लिया है दोबारा से उसको रीसेल करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स, तो उसे कहते हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट,
कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होता है? कंजम्पशन गुड्स ये वो गुड्स होते हैं जो हम कंजम्पशन के लिए हम डायरेक्टली उसको कंज्यूम करते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, बटर हो गया, शर्ट हो गया, पेन हो गया, टेलीविज़न हो गया, एक्सेट्रा। तो ये होते हैं हमारे कंजम्पशन गुड्स। हमने इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है कई सारी कैटेगरीज में। जैसे पहली कैटेगरी है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल्स की बात की जाए जो साल भर कुछ दिन चलते हैं, ज़्यादा नहीं चलते, सेमी ड्यूरेबल्स हो गए। और नॉन ड्यूरेबल कौन से होते हैं? जैसे मिल्क, ब्रेड, वो बिल्कुल ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते। और सर्विस हो गया जैसे टीचर, डॉक्टर, एक्सेट्रा। अब है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के काम आते हैं, फर्दर इसकी हेल्प से हम अदर गुड्स प्रोड्यूस कर पाते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, एक्सेट्रा। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। दे आर यूज फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज, इसको हम प्रोडक्शन के काम लाते हैं। दे डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी, और कैपिटल गुड्स में उसका शेप चेंज नहीं होता, वो हमेशा का वही रहता है। दे नीड रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, और इसको रिपेयर और रिप्लेस बार बार करना पड़ता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एडिशन करना स्टॉक के अंदर। इसमें हम डेप्रिसिएशन को डिडक्ट नहीं करते, इसमें एडिशन होता है स्टॉक का, उसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि उसमें से डेप्रिसिएशन अभी घटा नहीं है, हमारे पास जो एडिशन हो रहा है स्टॉक का, दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ यही फ़र्क है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से हम, ये गलत लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो वो बन जाता है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स वही होता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गई, जीएसटी हो गई, और इंपोर्ट ड्यूटी हो गई, कस्टम ड्यूटी। तो ये सब जो होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स ही होते हैं। अभी ज़्यादा पॉपुलर जीएसटी है, जो कि ज़्यादा चीज़ों पर जो लिवाइड होता है, दैट्स वाई जीएसटी है। और बाकी भी होते हैं जो पेट्रोल वगैरह में, क्योंकि वो जीएसटी के अंडर नहीं आता, उसमें वही सारे अलग लगते हैं। तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ होता है, तो सब्सिडीज़ को अगर माइनस कर दिया जाए इनडायरेक्ट टैक्स में, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल के आता है। उसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज़ क्या होती है? सब्सिडीज़ जैसे हम एलपीजी खरीदते हैं, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से अगर हमें कोई रिलीफ मिलता है, अगर 800 रुपीज़ का सिलेंडर है और 200 रुपये उसके अंदर अगर टैक्स है और 100 अगर सब्सिडी तो है, हमारी नेट इनडायरेक्ट टैक्स 100 होगा। तो इस तरीके से ये सब्सिडीज़ होती है जो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट टू एन एंटरप्राइज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी, जिससे कि इक्वालिटी लाई जा सके, रिच और पुअर्स के बीच में गैप कम हो सके। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये होता है जो भी हमने फैक्टर प्रोडक्शन के ऊपर खर्चा किया हो, रेफर्स टू अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो भी खर्चा किया गया है, लैंड, लेबर, कैपिटल, उस सब कॉस्ट को हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। और मार्केट प्राइस जो भी हम उसे मार्केट में बेच रहे हैं, जैसे 10 रुपये का पेन, उसको बनाने में प्लास्टिक यूज़ हुआ है 8 रुपये का, और 2 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो हो गया हमारा मार्केट प्राइस। NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है दो कंट्रियों के बीच की इनकम का। दो कंट्रियों के बीच की इनकम का ये डिफरेंस होता है, जो रिसीव्ड डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड बिफोर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर पेड टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। मतलब जो हमने उनसे रिसीव की बाहर से, अमेरिका से मान लीजिए हमने रिसीव करी, और यहाँ से जो गई, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वहाँ से जो हमने अर्न की और यहाँ से उनके बंदे को जो दी टू अब्रॉड, तो इनके बीच का जो गैप होता है उसे कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल इनकम में ये चीज़ यूज़ होती है। तो नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका जो मेन मेथड है वो तो अगले में डिस्कस होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ इसको ब्रीफ डिस्कस करने का एक ज़रिया है। डोमेस्टिक इनकम जो होती है उसके साथ प्लस कर दिया जाता है नेट फैक्टर ऑफ इनकम, तो फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दिया जाता है, उसके बाद हमारा निकल के आता है नेशनल इनकम। थैंक यू।